Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube channel। आज हम लोग देखने वाले हैं NumPy का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग NumPy एरे, है ना। तो अभी तक हमने NumPy का 2 लेक्चर्स देखा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू NumPy, है ना, जिसमें हमने देखा था NumPy क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है NumPy एरे और लिस्ट में, नमपाई और पांडास में क्या डिफरेंस होता है, मेमोरी कैसे एलोकेट होता है, ये सारा जो फाउंडेशन है उसको हमने इंट्रोडक्शन टू नमपाई में कवर किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था डेटा टाइप्स इन नमपाई एरे, है ना। तो नमपाई एरे होमोजीनियस डेटा टाइप को सपोर्ट करता है ना। चीजें अपकास्टिंग कैसे होता है, ये सारी चीजों को हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या तरीके से हम लोग नमपाई एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, क्रिएटिंग नमपाई एरे। तो सबसे पहले हम लोग नमपाई इंपोर्ट करेंगे, है ना। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है, सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। मतलब नमपाई अब हमारे जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट हो गया। अब हम नमपाई जो पैकेज है उसके सारे फंक्शंस, सारे क्लास, सारे एट्रीब्यूट्स, सब कुछ हम लोग अब यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नमपाई एरे क्रिएट करते हैं यूजिंग लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन। तो हम लोग देंगे नमपाई डॉट एरे। नमपाई डॉट एरे एक फंक्शन होता है जिसके हेल्प से आप नमपाई एरे क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं इसके अंदर 1D लिस्ट देता हूं, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ फ्लोट, लिस्ट ऑफ डबल, है ना। तो अगर मैं ये सारे डेटा दूंगा इन नमपाई एरे का आर्गुमेंट, तो इट विल क्रिएट ए 1D नमपाई एरे। मतलब 1D लिस्ट अगर मैं इनपुट देता हूं तो इट विल गिव 1D नमपाई एरे। अगर मैं 2D लिस्ट इनपुट देता हूं तो इट विल क्रिएट 2D नमपाई एरे। अगर मैं 3D लिस्ट पास करता हूं तो इट विल क्रिएट 3D नमपाई एरे। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो अब देखो कि ये एक नमपाई एरे क्रिएट कर रहा है ना। पहले हमने नमपाई एरे को लिस्ट से क्रिएट किया, अब मैं इसको टपल से क्रिएट करता हूं। तो लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, जस्ट एक ब्रैकेट का डिफरेंस होता है। पहले स्क्वायर ब्रैकेट था, अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा पैरेंथेसिस से, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, नमपाई एरे क्रिएट किया यूजिंग लिस्ट एज वेल एज टपल। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, अपकास्टिंग। इसको हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो अपकास्टिंग क्या होता है इसको पहले एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। अगर मैं यही वाला कोड कॉपी कर लूं, है ना, और यहाँ पे मैं ये करूं कि 2 जो है ना उसको मैं 2 को 2.5 कर दूं, और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि सारे जो डेटा है ना, इसका जो सारा जो वैल्यू है, हर एक आइटम है, दैट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स टू फ्लोट। ये फ्लोट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू अगर फ्लोट है और बाकी सारे वैल्यू इंटीजर है तो अपकास्टिंग होता है। अपकास्टिंग में क्या होता है, इंटीजर को भी हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं फ्लोट में। फ्लोट को अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूं उसको हम लोग बोलते हैं डाउन कास्टिंग। तो डाउन कास्टिंग इज नॉट ए गुड ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि उसमें डेटा का लॉस होता है। अगर मैं 2.5 एक फ्लोट वैल्यू है, उसको मैं अगर इंटीजर में कन्वर्ट करूं तो इट विल बिकम 2। तो यहाँ पे डेटा लॉस हो रहा है 0.5 का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा अपकास्टिंग करते हैं, एंड दैट इज व्हाट नमपाई डज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपकास्टिंग किया। अपकास्टिंग इन नमपाई रेफर टू ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप इन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग एरे ऑफ डिफरेंट टाइप्स, है ना। तो यहाँ पे अपकास्टिंग क्यों हो रहा है, तो अपकास्टिंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि नमपाई रिकमेंड यूजिंग होमोजीनियस डेटा, है ना। नमपाई में जो नमपाई एरे होता है उसमें सारे डेटा मोस्टली होमोजीनियस होते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग हेट्रोजीनियस लिस्ट पास करते हैं, है ना, जिसमें कुछ वैल्यू इंटीजर है, कुछ फ्लोट है, तो नमपाई ऑटोमेटिकली अपकास्ट करके सारे वैल्यूज को वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो दैट इज वाई अपकास्टिंग इज हैपनिंग इन दिस एग्जाम्पल। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने 1D लिस्ट और 1D टपल से हमने नमपाई एरे क्रिएट किया, है ना। तो 1D जब लिस्ट इनपुट जाता है तो 1D नमपाई एरे आउटपुट आता है, और अगर 2D लिस्ट इनपुट जाता है तो 2D नमपाई एरे आउटपुट आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका कोड लिखते हैं। तो यहां पे आप देखोगे कि मैं जो इनपुट दे रहा हूं numpy डॉट एरे फंक्शन के अंदर, दैट इज 2D लिस्ट। 2D लिस्ट क्यों है,
क्योंकि अगर आप लेफ्ट से स्कैन करोगे तो आपको दो कंटिन्यूअस ओपनिंग ब्रैकेट मिलते हैं, है ना, दो कंटिन्यूअस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट मिलते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इसका डायमेंशन 2 है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप देखोगे ये एक लिस्ट है, इनपुट जो जा रहा है वो एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर जो हर एक आइटम है दैट इज ऑल्सो ए लिस्ट, है ना। तो लिस्ट के अंदर, लिस्ट मतलब 2 टाइम्स नेस्टिंग मतलब 2D एरे, है ना। तो जब इसका इनपुट 2D होगा तो इसका आउटपुट भी 2D होगा, तो इसका आउटपुट भी जो होगा वो एक 2D नमपाई एरे होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये कोड हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1D लिस्ट इनपुट जा रहा है ना, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1D लिस्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसका सेकेंड आर्गुमेंट numpy डॉट एरे फंक्शन का सेकेंड आर्गुमेंट मैं ये दे दूं nd मीन, अगर मैं nd मीन दे देता हूं दैट इज 2, तो क्या होगा कि इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट दिस 1D लिस्ट को 2D नमपाई एरे, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने इसको फोर्स किया, मैंने नमपाई को फोर्स किया कि आउटपुट शुड बी मिनिमम 2 डायमेंशन, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग मी 2D नमपाई एरे, है ना। अगर मैं इसको 3D कर देता हूं, है ना, मैं 3D लिस्ट अगर मैं पास करता हूं इसके अंदर, तो देखोगे आउटपुट क्या होता है, तो इट विल बी 3D। मतलब जो आउटपुट आना चाहिए numpy डॉट एरे फंक्शन का, इट शुड बी मिनिमम 2 डायमेंशन, मैक्सिमम इट कैन बी एनी डायमेंशन बेस्ड अपॉन लिस्ट का इनपुट क्या है ना। numpy डॉट एरे फंक्शन का फर्स्ट आर्गुमेंट का डायमेंशन क्या है, उसके हिसाब से वो आउटपुट का डायमेंशन डिटरमाइन होगा, बट मिनिमम डायमेंशन शुड बी 2। उसके बाद मैं फिर से ये वाला कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें सेकंड आर्गुमेंट देता हूँ। इसको हमने देखा था बट फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे तरीके से हम लोग numpy एरे को इनिशियलाइज करते हैं, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस मेथड्स अगेन इन ब्रीफ, है ना। तो यहाँ पे मैं दूंगा एक सेकंड आर्गुमेंट डेटा टाइप इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स एक डेटा टाइप होता है जिसमें हर एक वैल्यू का 2 पार्ट होता है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, तो ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो आप देखोगे कि ये सारे जो वैल्यूज है, ये जो लिस्ट के हर एक जो आइटम है दैट इज इंटीजर टाइप, लेकिन चूंकि मैं डेटा टाइप इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स दिया हूं, तो मैं numpy को ये कर रहा हूं कि फोर्सफुली ये सारे डेटा को कन्वर्ट कर दो कॉम्प्लेक्स में। अगर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इन दैट केस इट विल रेज एन एक्सेप्शन। अगर मैं 2 को कर देता हूं, अगर मैं इसको ये कर दूं, सेकेंड जो वैल्यू है उसको मैं कर दूं a, अब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो इट विल गिव मी एरर। क्यों, क्योंकि जो ए स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग जो लिटरल है उसको वो कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 स्ट्रिंग लिटरल देता हूं तो इट कैन कन्वर्ट, पहले इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा फिर इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो डेटा टाइप इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स देने से मैं numpy को ये फोर्स करता हूं कि तुम इसको ऑटोमेटिक सारे जो एलिमेंट है उसको तुम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो। कर देता है दैट इज गुड, नहीं कर पाता है इट विल रेज एन एक्सेप्शन। फिर हम लोग एक ऐसा numpy एरे क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें मोर देन 1 डेटा टाइप हो, ठीक है। तो इसका हमने देखा था, इसका तरीका क्या था। तो इस तरीके से अगर मैं कोड लिखता हूं ना, तो पहले मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूं, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा और मैं एक्स को जब प्रिंट करूंगा तो इट विल गिव मी लाइक दिस। इफ यू सी कि ये जो लिस्ट ऑफ टपल है, मैं इसमें इनपुट दे रहा हूं लिस्ट ऑफ टपल, और आउटपुट जो होगा numpy डॉट एरे फंक्शन का दैट विल बी 2D numpy एरे, है ना। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें हर एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का है, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू 4.2 दैट इज फ्लोट टाइप का। तो numpy में क्या होता है कि डेटा होमोजीनियस होता है, तो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट ऑल अदर डेटा टाइप टू फ्लोट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपकास्टिंग हो रहा है, तो सारे वैल्यूज आप देखोगे ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि डेटा जो हो वो एक से ज्यादा टाइप का हो, तो वैसे वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग रिकॉर्ड या स्ट्रक्चर एरे के कॉन्सेप्ट से हम लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सेकेंड आर्गुमेंट पास करेंगे डेटा टाइप जो कि हमने ऊपर देखा था, है ना। इसके हेल्प से हम लोग फोर्स करते हैं numpy टू मेक सर्टेन मॉडिफिकेशन इन द डेटा टाइप, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा टाइप इज इक्वल टू मैं ये दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले आप ये समझो कि ये जो लिस्ट है ना, इसको ऐसे आप समझो, ये जो लिस्ट है इसमें 2 रिकॉर्ड है ना। रिकॉर्ड मतलब ऐसा होता है कि एक इंटिटी का डिटेल्स, लाइक एम्प्लॉय एक इंटिटी हो सकता है ना, स्टूडेंट एक इंटिटी होता है। तो इंटिटी 1 जो है ना, इंटिटी 1 जो है दैट इज 1,2 टपल में, और दिस इज इंटिटी 2। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो दोनों इंटिटी है उसका फर्स्ट वैल्यू इट शुड बी इंटीजर ऑफ लेंथ
4 बाइट एंड जो सेकेंड वैल्यू होगा दोनों इंटिटी का, दोनों रिकॉर्ड का, दैट शुड बी ऑफ टाइप फ्लोट, है ना। तो अगर मैं इस तरीके से डेटा टाइप के अंदर ये वैल्यू देता हूं तो मैं फोर्स कर रहा हूं numpy को कि ये डेटा टाइप को आप ट्रांसफॉर्म करो और ये डेटा टाइप को आप एक्सेप्ट करो। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि सारे वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप देखोगे फर्स्ट वैल्यू दोनों रिकॉर्ड का फर्स्ट वैल्यू इट इज इंटीजर, है ना, और सेकेंड वैल्यू दैट इज फ्लोट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग मोर देन वन डेटा टाइप को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इन numpy एरे। तो अगर मैं एक्सेस करूं x ऑफ ए, तो ए जो होता है, ए एक तरीके से आप समझो कि लेवल हो जाता है। मतलब हर एक रिकॉर्ड का जो फर्स्ट वैल्यू होगा उसको हम लोग ए लेवल से रेफर कर सकते हैं। मतलब ऐसा समझो कि दिस इज ए टेबुलर डेटा और फर्स्ट कॉलम का निक नेम ए है और सेकेंड कॉलम का निक नेम बी है। तो जब मैं एक्स ऑफ ए प्रिंट करूंगा तो इट विल गिव फर्स्ट कॉलम मतलब हर एक रिकॉर्ड का फर्स्ट वैल्यू। इसी तरीके से जब मैं एक्स ऑफ बी कर दूंगा, है ना, जब मैं एक्स ऑफ बी कर दूंगा तो इट विल गिव मी हर एक रिकॉर्ड का सेकेंड वैल्यू या सेकेंड कॉलम, है ना। तो इस तरीके से हम लोग टैबुलर डेटा जो होता है उसको हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं इन numpy एरे, है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि यूजिंग numpy डॉट एरे हम लोग किसी पाइथन डेटा टाइप को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं numpy एरे में। लाइक लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं, टप्पल को कन्वर्ट कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ टप्पल को कन्वर्ट कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा फंक्शन देखते हैं numpy डॉट एज एरे। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। तो numpy डॉट एरे अगर आप ऊपर से देखते हो तो इट विल बिहेव सिमिलर टू numpy डॉट एरे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि a इज इक्वल टू, एक मैं लिस्ट बनाता हूँ 1, 2, ठीक है, और उसके बाद मैं ये करता हूँ numpy डॉट एज एरे और इसमें मैं a पास कर देता हूँ। तो अब देखो कि इसका जो आउटपुट होगा दैट विल अगेन एरे, इट इज द आउटपुट इज सिमिलर, है ना, सिमिलर टू numpy डॉट एरे, है ना। numpy डॉट एरे में जो आउटपुट आता है उसी तरह का आउटपुट मुझे इधर भी मिल रहा है ना। और ए आप देखोगे तो ए भी सेम वैल्यू है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, ठीक है। तो अगर मैं ए लिखूं, ए इज इक्वल टू numpy डॉट एरे, है ना, और इसके अंदर पास करते हो एक लिस्ट विथ वैल्यू 1, 2, है ना। तो क्या होगा कि मेरे को एक मिल जाएगा numpy एरे। और अगर मैं ये करूं यहाँ पे numpy डॉट एज एरे, है ना, और इसके अंदर ए पास करूं, है ना, इसका आउटपुट क्या होगा? ये भी एक एरे होगा। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि ए ऑलरेडी एक numpy एरे है और इसको मैं numpy डॉट एज एरे फंक्शन के अंदर पास करता हूं, तो क्या ये एक नया कॉपी क्रिएट करता है? इसको हम लोग कैसे देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि ए और numpy डॉट एज एरे ए ये दोनों जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है क्या वो सेम है या नहीं। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? इसको हम लोग देखेंगे numpy डॉट एज एरे इज ए। तो अगर दोनों ए और numpy डॉट एज एरे का आउटपुट अगर दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करा है, मतलब एक ही एरे है बस दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट करा है, देन इट विल रिटर्न मी ट्रू। तो आप देखोगे कि अगर इनपुट ऑलरेडी numpy एरे है और उस एरे में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करते, ना तो वैल्यू में चेंज करते हैं ना तो उसका डेटा टाइप में चेंज करते हैं, लाइक इंटीजर को फ्लोट या फ्लोट को इंटीजर या इंटीजर 32 बिट को इंटीजर 64 बिट, अगर हम लोग ऐसा कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, इन दैट केस एक नया कॉपी क्रिएट नहीं होगा। numpy डॉट एरे जो फंक्शन है इट इज ए स्मार्ट, ये एक स्मार्ट फंक्शन है। ये तभी क्रिएट करेगा एक एरे जब रियल में कुछ चेंजेस हो रहा है, तो रियल में कुछ चेंजेस होंगे तब ये क्रिएट करेगा, नहीं तो वो क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं numpy डॉट एरे फंक्शन कॉल करूंगा ना तो इट विल क्रिएट ए कॉपी, इट इज अ डम्ब फंक्शन। ये देखेगा नहीं कि कुछ चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो डुप्लीकेसी को सपोर्ट करेगा, है ना। जैसे अगर मैं यहां पे फिर से करूं, ये है, ठीक है, अब मैं ये कर दूं numpy डॉट एरे, ठीक है, ये भी एक दे रहा है लिस्ट, ये भी एक numpy एरे पास रिटर्न कर रहा है। एक numpy एरे और numpy डॉट एरे फंक्शन के अंदर जब मैं ए पास करूं तो ये भी एक numpy एरे रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि numpy डॉट एरे जिस एरे को रिटर्न करता है और ए जिस एरे को स्टोर करता है क्या दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट करते हैं। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, मतलब numpy डॉट एरे एक डुप्लीकेट एरे क्रिएट करता है इवन दो उसमें कुछ चेंजेस हो या ना हो, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इफ डेटा टाइप इज सेट एरे इज कॉपीड ओनली इफ डेटा टाइप डज नॉट मैच, है ना।
तो एरे तभी कॉपी होता है नमपाई एरे में जब डेटा टाइप मैच नहीं करता है, डेटा टाइप में कुछ चेंजेस हो जाता है, तभी वो कॉपी क्रिएट करता है। नहीं तो नमपाई डॉट एज एरे कुछ भी कॉपी नहीं करता है, वो सेम रेफर करता है ना। तो अगर मेरा एक नमपाई एरे है, चलो ए एक नमपाई एरे जिसका डेटा टाइप फ्लोट 32 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं numpy डॉट एज अरे फंक्शन कॉल करूंगा, है ना, और अगर मैं चेक करूंगा क्या वो एक इक्वल है, तो इट रिटर्न मी ट्रू, वो सेम एड्रेस को पॉइंट करा है। लेकिन अगर पहले फ्लोट 32 था और अब मैं इसको फ्लोट 64 कर दूं और फिर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा, तो इट विल रिटर्न मी फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो नया एरे क्रिएट हो रहा है, numpy डॉट एज अरे जब कॉल करो तो एक नया एरे क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है कि जो डेटा टाइप ओरिजिनल ए का है वो फ्लोट 32 टाइप का है, उसको आप कन्वर्ट कर दो फ्लोट 64। तो जब चेंजेस होता है डेटा टाइप में या वैल्यूज में, तभी एक नया एरे क्रिएट होता है, नहीं तो numpy डॉट एज एरे एक नया क्रिएट नहीं करता है। लेकिन ऑन द अदर साइड numpy डॉट एरे फंक्शन इट ऑलवेज क्रिएट एरे, चाहे डेटा टाइप में कुछ चेंजेस हो ना हो, डुप्लीकेसी हो ना हो, उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो एक डम फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि numpy जो एरे होता है ना, उसमें हम लोग एक एरे का कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर ए मेरा एक एरे है, ठीक है, ए मेरा एक एरे 1, 2 है ना, फ्लोट 32 टाइप का। अब मैं चाहता हूं इसका एक कॉपी क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, numpy डॉट एरे और फर्स्ट आर्गुमेंट क्या कर दूंगा पास ए, और मैं सेकेंड दे दूंगा कॉपी इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या होगा कि इट विल रिटर्न मी फॉल्स। क्यों? क्योंकि numpy डॉट एरे जो फंक्शन है वो डिफॉल्ट कॉपी ही क्रिएट करता है। numpy डॉट एरे फंक्शन डिफॉल्ट कॉपी क्रिएट करता है, चाहे आप कॉपी आर्गुमेंट ट्रू दो या कुछ भी ना दो, इट विल डेफिनेटली मेक ए कॉपी। लेकिन अगर मैं कॉपी इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूं, देन इन दैट केस इट विल नॉट मेक ए कॉपी एंड इट विल रेफर टू सेम numpy एरे जो कि ए था, है ना। क्लियर है यहां तक? कब कॉपी क्रिएट करता है, कब कॉपी क्रिएट नहीं करता है। numpy डॉट एरे ऑलवेज क्रिएट ए कॉपी अनटिल एंड एक्सप्लिसिटली, जब मैं कॉपी आर्गुमेंट में वैल्यू फॉल्स पास करूं, है ना। कॉपी आर्गुमेंट को जब तक मैं फॉल्स ना करूंगा तब तक numpy विल ऑलवेज क्रिएट ए कॉपी। अब हम लोग देखते हैं कि कॉपी और रेफरेंसेस में डिफरेंस क्या होता है। दो इसको हमने बहुत बार अच्छे से देखा है, समझा। मैं numpy कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं कि क्या डिफरेंस होता है कॉपी और रेफरेंसेस। तो अगर मैं एक numpy एरे क्रिएट करता हूं और उसको x में स्टोर करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या हुआ, यहाँ पे एक numpy एरे बना, है ना। अब मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू एक्स कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपी नहीं बनेगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स करने से कॉपी नहीं बनेगा, यहाँ पे रेफरेंसेस स्टोर होंगे। मतलब y और x दोनों सेम numpy एरे को पॉइंट करेगा। मेमोरी में जो numpy एरे स्टोर्ड है ना विद वैल्यू 1, 2 एंड 3, y और x दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब हम एक कॉपी क्रिएट करते हैं, तो z इज इक्वल टू numpy डॉट कॉपी, ठीक है। एक हम लोग कॉपी क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग पास कर देंगे x। तो क्या होगा कि एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा ऑफ numpy एरे x, है ना। तो जो y है वो रेफरेंसेज है और z है कॉपी, ठीक है, कॉपी है। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है अगर हम लोग x को मॉडिफाई करते हैं। तो अगर मैं कर दूं x ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हमने x का जो फर्स्ट वैल्यू है, 0th पोजीशन में जो वैल्यू है numpy एरे का, उसको मैंने 10 कर दिया, ठीक है। अब मैं x प्रिंट करता हूं तो डेफिनेटली x विल गेट अपडेटेड, क्योंकि हम तो मॉडिफाई x में ही कर रहे हैं, तो x तो मॉडिफाई होना ही है। लेकिन अगर मैं y प्रिंट करता हूं तो y में भी मॉडिफिकेशन होता है। क्यों? क्योंकि y का खुद का एरे नहीं है, वो रेफर करता है x वाले एरे को, और जब x मॉडिफाई होगा तो y में भी वो हाईलाइट होगा। क्यों? क्योंकि y तो खुद का एरे है ही नहीं, y तो पॉइंट करे x को, तो x का मॉडिफिकेशन मतलब y का मॉडिफिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं z प्रिंट करूंगा, इन दैट केस इट विल नॉट शो एनी मॉडिफिकेशन, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन सिर्फ ओरिजिनल वाला numpy एरे में ही हुआ है। तो x और उसका जो रेफरेंस स्टोर करता है y, उसमें होगा, z में नहीं होगा, क्योंकि z एक कॉपी क्रिएट करता है और उसको अलग मेमोरी में स्टोर करता है। तो x में अपडेशन विल नॉट अफेक्ट z में अपडेशन, है ना। तो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम ए फाइल। तो जब हम लोग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो जनरली कैसा होता है कि हम लोग डेटा को रीड करते हैं फ्रॉम फाइल, उसके नल वैल्यूज को हटाते हैं, है ना।
उसमें अननेसेसरी कॉलम्स हटाते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, कैटेगरिकल को हम लोग वन हॉट इनकोडिंग करते हैं, लेवल इनकोडिंग करते हैं, सारे डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, उसको उस पर पीसी अप्लाई करते हैं, उसके डायमेंशन को कम करते हैं, फीचर सिलेक्शन करते हैं, ये सारे बहुत ऑपरेशंस होते हैं। तो अगर आपका डेटा 20 GB का है, आपका जो डेटा आप रीड करते हो इनिशियली वो 20 GB का है, और जब उस पर ये सारे ऑपरेशंस करते हो तो देर आर चांसेस कि आपका लैपटॉप क्रैश हो सकता है ना। तो अगर आपका लैपटॉप क्रैश हो सकता है और वो सारे ऑपरेशंस आप कर रहे हो रीड करने के बाद, है ना, और ये सारे ऑपरेशंस में अभी तक आपने 2 घंटे टाइम स्पेंड किए हैं, अभी 1 घंटे का काम बचा है, और इन बिटवीन अगर आपका लैपटॉप क्रैश हो जाता है तो आप सारे डेटा को लूज कर देते हो। तो जनरल अप्रोच क्या होता है एज ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कि आप छोटे अपने जो पूरा पाइपलाइन है ना प्री प्रोसेसिंग को, उसको छोटे 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 टास्क में डिवाइड कर दो, और हर एक छोटे से माइलस्टोन अचीव होने के बाद उस डेटा को किसी फाइल में सेव करो, है ना, और फिर उसको रीड करो, फिर आप उस पर कुछ ऑपरेशन करो, फिर उसको सेव करो। इस तरीके से आप मल्टीपल, एक बड़ा सा प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन को आप मल्टीपल छोटे छोटे टास्क या सब टास्क में उसको डिवाइड करो, और छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करो, डेटा को सेव करो, फिर डेटा को रीड करो, फिर उस पर कुछ ऑपरेशन करो, फिर सेव करो। तो इस तरीके से पाइपलाइन होता है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके का टास्क करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फाइल को रीड करना पड़ता है, राइट करना पड़ता है। फाइल में हम लोग रीड और राइट क्यों करते हैं? क्योंकि फाइल परसिस्टेंट स्टोरेज होता है। तो इवन अगर किसी ऑपरेशन के बीच में, है ना, 2 घंटे का पाइपलाइन हमने किया, उसके बीच में अगर आपका लैपटॉप करप्ट हो जाता है या आपका लैपटॉप हैंग हो जाता है, इन दैट केस आप लैपटॉप को रीस्टार्ट करके जो कुछ देर पहले आपने जो डेटा सेव किया था आफ्टर डूइंग सर्टेन ऑपरेशन, उसको आप रिट्रीव करके और वहां से आप फिर ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये बेनिफिट होता है फाइल का यूज करके, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मशीन लर्निंग डोमेन में फाइल को बहुत ज्यादा रीड करते हैं और राइट करते हैं। इवन जो आप मॉडल बनाते हो उसको भी आप परसिस्टेंट फॉर्म में सेव करते हो, ठीक है, यूजिंग पिकलिंग एंड अदर टेक्निक्स, है ना। तो फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप NumPy पे काम करते हो, ठीक है। लाइक आप वीडियो को रीड करके उस पर कुछ प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है, और बहुत सारे प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स है, लाइक 20 to 25 स्टेप्स है। तो आप 15 वाले स्टेप पे हो और अचानक आपका लैपटॉप क्रैश कर जाता है ड्यू टू रैम इशू, है ना। तो इन दैट केस क्या करोगे आप? सारा ऑपरेशन आपको फिर से परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि आपने सारा डेटा को लूज कर दिया। तो अगर आप इस 25 ऑपरेशन को 5 ऑपरेशन में डिवाइड कर दो और हर एक ऑपरेशन एक्सिक्यूशन के बाद उसको सेव कर लोगे, तो इन द फॉर्म ऑफ NumPy एरे, तो आपको पूरा ऑपरेशन को फिर से परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा यूज केस होता है NumPy में। फाइल को रीड करना, राइट करना, ये आपको कोई नहीं बताएगा इन NumPy। मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप नोट करो और इसका यूज करो, ठीक है। तो आप बहुत सारे टास्क को बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली जो फाइल होता है NumPy का, उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम एक टेक्स्ट फाइल, एक होता है बाइनरी फाइल, है ना। तो टेक्स्ट फाइल में होता है .txt या .csv, है ना, TSV, ये सारे जो फाइल होते हैं ना एक्सटेंशन वाले, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट फाइल। तो जब हम इस तरीके का फाइल को रीड और राइट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट फाइल में रीड और राइट हो रहा है। लेकिन जब हम इन NumPy के टर्म में अगर हम लोग .npy या .npz इस तरह का एक्सटेंशन में जब हम लोग रीड और राइट करते हैं तो हम लोग कहते हैं हम लोग बाइनरी फाइल पे काम कर रहे हैं। तो कब टेक्स्ट फाइल का यूज करना चाहिए, कब बाइनरी फाइल का यूज करना चाहिए, इसको हम लोग देखेंगे विथ मल्टीपल एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास एक data.txt फाइल है। इसमें आप देखोगे कि मेरे पास 9 वैल्यूज हैं और हर एक वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड है ना। 3 वैल्यूज कॉमा सेपरेटेड है, उसके बाद न्यू लाइन है, फिर 3 वैल्यू कॉमा सेपरेटेड है। तो ये हमारा डेटा है, इसको हमें क्या करना है कि इसको रीड करके, ये एक txt फाइल में डेटा है, इसको रीड करके और एक NumPy एरे में मुझे लोड करना है, उस पर कुछ ऑपरेशंस करना है, लाइक मुझे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कैलकुलेट करना है और उसको मुझे फिर से एक टेक्स्ट फाइल में राइट करना है। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू NumPy डॉट लोड txt, है ना, और उसमें हम लोग दे देंगे फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या है? data.txt, और सेकेंड आर्गुमेंट पास करेंगे डिलिमीटर। यहाँ पे हमने देखा कि हर एक जो डेटा है वो कॉमा सेपरेटेड है ना, कॉमा सेपरेटेड, इसलिए हम लोग बोलेंगे डिलिमीटर देंगे कॉमा, और उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे डेटा को, ठीक है। तो जब हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो आप देखोगे कि ये फाइल को रीड कर रहा है, उससे डेटा को लोड कर रहा है, पार्स कर रहा है, और एक NumPy एरे, 2D NumPy एरे में इसको लोड कर दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा पे ऑपरेशंस करने वाले हैं। क्या ऑपरेशन करेंगे? इसके हर एक एलिमेंट का स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना है। तो डेटा, और इस तरीके से हम लोग स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ये जो 2 आप देख रहे हो ना, 2 स्टार, इसका मतलब होता है स्क्वायर, पावर, तो पावर 2, है ना। तो हम लोग क्या करें, डेटा हम लोग डायरेक्टली
जो numpy array उसमें ही हम लोग ये ऑपरेटर यूज करते हैं। ये एक numpy का स्ट्रेंथ है। इससे क्या होता है कि numpy क्या करता है इंटरनली, उस numpy array के हर एक एलिमेंट पे वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हो जाता है। और इसको मैं फिर से प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखोगे कि ये स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा को मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। सेव कैसे करेंगे, numpy डॉट सेव txt, और इसमें मैं दे दूंगा फर्स्ट आर्गुमेंट आउटपुट डेटा डॉट txt एंड सेकेंड आर्गुमेंट दूंगा डेटा। क्या डेटा को मुझे सेव करना है, ये एरे है, डेटा एक numpy एरे। और तीसरा मैं दूंगा फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में दूंगा कि डेटा जो सेव होगा ना उसका क्या टाइप होगा। अगर मैं परसेंटेज टी देता हूँ इसका मतलब हुआ कि डेटा को आप इंटीजर टाइप में सेव करो। अगर मैं परसेंटेज एफ देता हूँ इसका मतलब फ्लोट टाइप में सेव करो। चलिए मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, ठीक है। सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइल का कंटेंट क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ, ओपन करूँ, तो आप देखोगे कि डेटा का हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कंप्यूट हो रहा है और ये फाइल में सेव हो रहा है। आप देखोगे इट इज मैचिंग विद दिस वैल्यू, है ना। लेकिन यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे इंटीजर है। क्यों, क्योंकि हम जब सेव कर रहे थे यहाँ पे फॉर्मेट इज इक्वल टू परसेंटेज टी दे रहे थे। अगर मैं इसको परसेंटेज एफ करके इसको सेव करूँ और फिर से मैं लोड करूँ, है ना, अगर मैं इसको फिर से लोड करूँ तो देखोगे अब जो है ये फ्लोट टाइप में सेव हो जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं, numpy एरे को रीड कर सकते हैं, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको हम लोग फिर से हार्ड डिस्क में फाइल के फॉर्मेट में उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बाइनरी फाइल पे कुछ ऑपरेशंस करने वाले हैं। हमने txt फाइल पे देखा कि कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब हम बाइनरी फाइल पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एरे इज इक्वल टू एक हम लोग numpy एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं एक लिस्ट पास कर दूंगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इसको मैं सेव करना चाहता हूँ numpy डॉट सेव, और मैं बाइनरी फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ। तो बाइनरी फॉर्मेट में सेव करने का एक्सटेंशन होता है किसी numpy एरे को एरे डॉट npy। इस तरीके से हम लोग numpy npy मतलब numpy, इस तरीके से हम लोग किसी भी numpy एरे को डायरेक्टली सेव कर सकते हैं विदाउट गिविंग। इसमें देखोगे कि इस फंक्शन में मैंने कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दिया। जब हम ऊपर सेव करें तो मुझे देना पड़ता है फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में सेव करना है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया, ये स्मार्टली डिसाइड कर लेता है। numpy एरे स्मार्टली डिसाइड कर लेता है कि इसको किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। और जब मैं इस फाइल को रीड करने का ट्राई करूंगा, चूंकि ये बाइनरी फाइल है तो इसको मैं रीड नहीं कर सकता हूँ किसी नॉर्मल txt एडिटर से। यू कैन सी लाइक दिस। तो इसमें कुछ डेटा होते हैं और उसका कुछ मेटा डेटा होता है। तो आप इसको डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते हो। इसको आप रीड करने के लिए आपको फिर से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जिसमें आप डेटा को रीड करोगे, है ना, यूजिंग numpy। तो numpy डॉट लोड फंक्शन के हेल्प से हमने जो numpy एरे सेव किया था इन फॉर्म ऑफ ए फाइल, बाइनरी फाइल, उस बाइनरी फाइल को हम लोग फिर से रीड कर सकते हैं। और रीड करने के बाद जो एरे में हम लोग सेव करते हैं numpy एरे, उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देखोगे आई एम सक्सेसफुली एबल टू प्रिंट। हमने सेव किया, उसको फिर से हमने लोड किया और उसको प्रिंट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखा बाइनरी फाइल। तो आप देखोगे यहाँ पे जो लोड फंक्शन है इसमें भी मैंने कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दिया। ऊपर लोड फंक्शन में हमने आर्गुमेंट दिया था डिलिमिटर, यहाँ पे हमने कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दिया। numpy इज वेरी स्मार्ट, उसको पता है कि इसका डिलिमिटर क्या है ना। वो ये सारी चीजों को अपने मेटा डेटा में स्टोर रखता है, ठीक है। हमें एक्सप्लिसिटली कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि किसी एक एरे को हम लोग सेव कर रहे हैं, है ना, उसको फिर लोड करके रीड कर रहे हैं। क्या एक ऐसा यूज कर समझो कि मुझे तीन एरे को सेव करना है, उसके बाद उसको लोड करके उसको रीड करना है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनैलिटी होता है मोर देन वन एरे को सेव करना इन ए सिंगल फाइल, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मोर देन वन एरे को अगर मैं सिंगल फाइल में सेव करना चाहता हूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल यूजिंग नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, दैट इज पॉसिबल यूजिंग बाइनरी फाइल ओनली। तो उसका सिंटेक्स ऐसा होता है, ऐसा सिंटेक्स। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास दो एरे है ना, दो numpy एरे ए और बी, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, है ना। तो जब मैं सेव करूंगा तो पहले एक्सटेंशन npy था, numpy। लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा एरे को सेव करना है, इन दैट केस आई विल यूज एक्सटेंशन npz, है ना। npz एक्सटेंशन दूंगा और मैं दोनों एरे, ये जो एरे ए और एरे बी है ना, उसको मैं एरे 1 और एरे 2 में असाइन कर दूंगा, है ना। तो इस तरीके से एरे 1 एक की हो जाता है ए वाला numpy एरे को एक्सेस करने के लिए, और एरे 2 की हो जाता है बी वाला numpy एरे को एक्सेस करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग numpy जो फाइल है उसमें हम लोग बाइनरी फाइल में इसको सेव कर पाते हैं, ठीक है।
हमने एक्सिक्यूट किया, कोई एरर नहीं मिला, मतलब हमने सक्सेसफुली इसको सेव किया। इसको हम लोग नोटपैड प्लस प्लस इसको रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक बाइनरी फाइल होता है। मुझे रीड करने के लिए मुझे फिर से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। तो हमने ये कोड लिखा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो डेटा है ना, जो डेटा सेव हुआ जिस फाइल में, उसको हम लोग रीड करें विद द हेल्प ऑफ फंक्शन numpy.load। तो इस तरीके से जब हम लोग लोड करेंगे तो ये डेटा में आ जाएगा, और डेटा में की यहाँ पे हमने ए को मैप किया था एरे 1 से और बी को मैप किया था एरे 2 को। तो अगर मुझे ए चाहिए तो मैं डेटा का एरे 1 एक्सेस करूंगा, और मुझे बी चाहिए तो डेटा का एरे 2 एक्सेस करूंगा। और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो यू कैन सी द एरे ए एंड बी, है ना। तो इस तरीके से मोर देन वन नंपाई एरे को एक सिंगल बाइनरी फाइल में हम लोग सेव कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ नमपाई। नमपाई के हेल्प से हम लोग डायरेक्टली डेटा को लोड करके नमपाई एरे में लोड कर सकते हैं, उसको हम लोग फाइल में डंप कर सकते हैं, चाहे वो बाइनरी फॉर्मेट में हो चाहे वो नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि अगर मुझे .txt या .csv फाइल जो कि टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में होता है उसको रीड करने के लिए हमें लोड txt फंक्शन कॉल करना होगा, सेव करने के लिए सेव txt फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे कोई बाइनरी फाइल रीड और राइट करना पड़ेगा, है ना, तो इन दैट केस आई नीड टू यूज लोड फंक्शन टू रीड द डेटा, है ना, फ्रॉम द फाइल, एंड सेव फंक्शन टू राइट द डेटा टू ए फाइल, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को रीड एंड राइट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है बाइनरी फाइल यूज करने का कि इट इज मच फास्टर टू रीड एंड राइट कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। तो जब भी आपके पास चॉइस हो डेटा को राइट करने का तो ऑलवेज प्रीफर बाइनरी फाइल, है ना, स्पेशली नमपाई। नमपाई में जब भी आपके पास चॉइस हो डेटा को राइट करने का यू शुड ऑलवेज यूज बाइनरी फाइल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इज फास्टर टू रीड एंड राइट, इट इज मोर कॉम्पैक्ट, कम स्पेस लगेगा कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और उसके अलावा यूजिंग बाइनरी फाइल यू कैन स्टोर मोर देन वन नमपाई एरे इन ए सिंगल फाइल, लेकिन आप टेक्स्ट फाइल में ऐसा फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो बाइनरी फाइल होता है उसमें पार्सिंग का कोई जरूरत नहीं होता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास नहीं करना होता है। नमपाई टेक्स केयर ऑफ इट ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि जब किसी डेटा को सेव करता है तो वो सारे डिटेल्स को मेटा डेटा में स्टोर कर लेता है कि हाँ डेटा किस फॉर्मेट में है, पूरा जो नमपाई एरे उसका डायमेंशन क्या है, उसका टाइप क्या है ना, ये सारी चीज़ों को वो सेव कर लेता है, तो उसको लोड करना आसान होता है। लेकिन जब हम टेक्स्ट फाइल पे काम करते हैं तो हमें एक्सप्लिसिटली ये सारी चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है। और नमपाई के हेल्प से जब हम लोग बाइनरी फाइल पे काम करते हैं तो इट इज़ मोर रिलायबल, है ना, करप्ट होने के चांसेस कम होता है कंपेयर टू टेक्स्ट फाइल। क्यों? क्योंकि एक ऐसा एग्जांपल समझो कि मैं डेटा को CSV फाइल में राइट करता हूँ, ठीक है, और CSV फाइल में मेरे पास एक एट्रीब्यूट है जिसमें वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो CSV फाइल में चीज़ें कॉमा सेपरेटेड होती है, डिलिमिटेड कॉमा होता है। तो अगर वो कॉमा सेपरेटेड होता है और अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और उसमें अगर मैं कॉमा दे देता हूँ, इन दैट केस जो पूरा डेटा है ना वो करप्ट हो जाएगा, उसको आप अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ नॉर्मल टेक्स्ट फाइल कंपेयर टू बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल इज मोर रिलायबल कंपेयर टू नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में जो होता है उसमें चांसेस होते हैं करप्ट होने का, क्योंकि उसमें जो डिलिमिटेड होता है वो भी एक नॉर्मल कैरेक्टर होता है, एंड दैट कैरेक्टर कैन कम इन डेटा एज वेल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं numpy डॉट फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। तो ये जो फ्रॉम फंक्शन है इसका यूज होता है बहुत जगह पे किसी मैट्रिक्स के वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, है ना। इन मशीन लर्निंग इसका यूज होता है। ये क्या करते हैं मैं आपको बेसिकली ब्रीफ बता देता हूँ कि अगर मेरे पास 2D मैट्रिक्स है ना, 2D मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का हर एक वैल्यू मैं चाहता हूँ कि वो एक फंक्शन हो उस ith रो और jth कॉलम का, इन दैट केस आई विल यूज numpy डॉट फ्रॉम फंक्शन, कि क्योंकि ये एक मैट्रिक्स क्रिएट करता है और उसका हर एक वैल्यू वो एक फंक्शन होता है, इंडेक्स आई, रो आई एंड जे कॉलम, लाइक आई प्लस जे, आई माइनस जे, आई इज डबल इक्वल टू जे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा आई इज डबल इक्वल टू जे, तो वो क्या करेगा कि वो सारे एंट्री जहाँ पे रो नंबर कॉलम नंबर के इक्वल है वहाँ पे ट्रू स्टोर करेगा, क्योंकि आई विल बी इक्वल टू जे, और बाकी सारे प्लेस पे वो फॉल्स स्टोर करेगा। अगर मैं ये कर दूँ आई प्लस जे तो वो दोनों का सम स्टोर करेगा। लाइक अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो इट विल स्टोर बूलियन वैल्यू। अगर मैं आई प्लस जे कर देता हूँ तो इट विल स्टोर सम ऑफ आई रो आईडी एंड कॉलम आईडी, है ना। इस तरीके से वो रो इंडेक्स प्लस कॉलम इंडेक्स का सम स्टोर करेगा, ठीक है। अगर मैं माइनस कर दूं तो वो डिफरेंस स्टोर करेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे
मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं, जो कि हमारा यूज केस होता है इन मल्टीपल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है numpy डॉट फ्रॉम फंक्शन। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट होता है एक फंक्शन, आइदर इट कैन बी लैम्डा फंक्शन और इट कैन बी नॉर्मल फंक्शन। सेकंड आर्गुमेंट होता है जो मैट्रिक्स या जो numpy एरे हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं उसका डायमेंशन क्या होगा, इट विल बी 3x3। यहाँ पे 3x3 है, 3 रो है, 3 कॉलम है ना। मतलब ये numpy एरे में 3 लिस्ट हैं और हर एक लिस्ट में 3 वैल्यूज हैं, इसलिए डायमेंशन इज 3x3। तो इस तरीके से हम लोग numpy डॉट फ्रॉम फंक्शन के हेल्प से हम लोग कोई numpy एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, उसको हम लोग पार्स करके और उससे हम लोग अगर numpy एरे क्रिएट करना चाहते हैं उससे हम लोग कैसे करेंगे। तो ये हमारा एक कोड है, इस कोड में हम लोग क्या करें, एक numpy का फंक्शन होता है numpy डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग। तो हम लोग स्ट्रिंग को पार्स करके और एक हम लोग numpy एरे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर आप ये स्ट्रिंग में देखो तो हर एक नंबर स्पेस सेपरेटेड है ना। तो अगर मैं दूं एक स्ट्रिंग दूं, सेकंड आर्गुमेंट दूं डेटा टाइप इज इक्वल टू इंटीजर, मतलब जो मैं numpy एरे क्रिएट करना चाहता हूं उसका डेटा टाइप शुड बी इंटीजर एंड थर्ड आर्गुमेंट इज सेपरेटर। सेपरेटर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस सेपरेटेड है, एक सिंगल ब्लैंक स्पेस सेपरेटेड है, तो हम लोग देंगे सेपरेटेड इज इक्वल टू सिंगल ब्लैंक स्पेस। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो इट विल गिव यू 1,2। अगर यहाँ पे स्पेस सेपरेटेड ना होकर के कॉमा सेपरेटेड हो तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो इट विल गिव मी एरर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हमने दिया सेपरेटर इज इक्वल टू सिंगल ब्लैंक स्पेस, लेकिन एक्चुअल में वो सिंगल ब्लैंक स्पेस नहीं है, अगर एक्चुअल में वो कॉमा है। इन दैट केस इट इज गिविंग मी द एक्सेप्शन। अब मैं इसको अगर कॉमा से रिप्लेस कर दूंगा, है ना, तो इट विल सक्सेसफुली पार्स। तो इस तरीके से हम लोग कोई स्ट्रिंग को पार्स करके numpy एरे क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम लोग numpy एरे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आपको सिंटेक्स याद नहीं करना है, आपको बस माइंड में ये फिक्स करना है कि हाँ ये सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग numpy एरे क्रिएट कर सकते हैं। और बेस्ट अपोर्ट यूज केस आप लोग गूगल पे सर्च करके वो सिंटेक्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो कि हाँ क्या क्या स्ट्रेंथ होता है numpy का, जिसके हेल्प से हम लोग कुछ टास्क या हम लोग numpy एरे को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रिएट ए रिकॉर्ड एरे फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ एरे, है ना। ये एक बहुत कॉमन यूज केस होता है कि समझो रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, आप स्टूडेंट का डेटा एक रिकॉर्ड है ना, इम्प्लॉय का डेटा एक रिकॉर्ड है ना। तो हर एक इम्प्लॉय के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। लाइक एक स्टूडेंट का क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, है ना। तो ये 3 डेटा को हम लोग क्लब कर देंगे तो वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा, है ना। तो numpy इवन तो numpy होमोजीनियस डेटा को स्टोर कर सकता है, लेकिन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड एरे हम लोग हेट्रोजीनियस रिकॉर्ड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इंटरनली ये सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करता है। तो अगर मेरे पास एक लिस्ट x1 है जिसका की वैल्यू 1,2,3 है ना, x2 है जिसका की वैल्यू 4,5,6 है, और x3 एक लिस्ट है जिसका की वैल्यूज a,b,c है। ठीक है, आप ऐसा समझो कि मेरे पास 3 रिकॉर्ड है जिसका की वैल्यू है क्या है 1,4.0, ए, है ना। ये एक रिकॉर्ड है। इस तरीके से मेरे पास 3 रिकॉर्ड है। तो आप देखोगे कि रिकॉर्ड 1 का फर्स्ट वैल्यू दैट इज इन x1, रिकॉर्ड 1 का सेकेंड वैल्यू दैट इज इन x2 का फर्स्ट वैल्यू, एंड रिकॉर्ड 1 का थर्ड वैल्यू दैट इज x3 का फर्स्ट वैल्यू, है ना। तो ये यूज केस आपको मिल सकता है जब आप कोई मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करोगे। डेटा कैन बी इन दिस फॉर्मेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर टैबुलर रिकॉर्ड फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ numpy। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो एक जिप फंक्शन होता है पाइथन में, एक जिप फंक्शन होता है जिसके हेल्प से हम लोग मल्टीपल लिस्ट के डेटा को क्लब कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। जैसे कि अगर मैं दूं जिप x1, x2, x3, है ना, और इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या करेगा कि जिप क्या करता है, हर एक एरे का फर्स्ट वैल्यू उठा करके उसको एक टपल बना देगा, सेकेंड वैल्यू उठा करके उसका टपल बना देगा, थर्ड वैल्यू उठा के टपल बना देगा। तो इस तरीके से हर एक रिकॉर्ड एक टपल बन जाता है। और जब मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये हो जाता है लिस्ट ऑफ टपल्स, है ना। तो आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है इट इज मैचिंग विद दिस वन, है ना। तो इसी तरीके से हमारा 3 रिकॉर्ड बना, है ना। और हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग numpy एरे में कन्वर्ट करें। अभी क्या, अभी एक लिस्ट ऑफ टपल है, ये पाइथन के कॉन्सेप्ट में ये अभी हमारे क्या लिस्ट ऑफ टपल है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं numpy एरे में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे, है ना। numpy डॉट एरे का फर्स्ट आर्गुमेंट डेटा होगा, ये कौन सा डेटा, ये लिस्ट ऑफ टपल है,
एंड सेकेंड आर्गुमेंट में हम लोग देंगे कि हर एक जो रिकॉर्ड होगा उसका हर एक वैल्यू, है ना, या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वो कौन से डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, है ना। तो हमने दिया कि जो फर्स्ट कॉलम होगा दैट विल स्टोर इंटीजर ऑफ लेंथ 4 बाइट, सेकेंड वैल्यू जो होगा वो एक फ्लोट स्टोर करेगा ऑफ लेंथ 4 बाइट, और थर्ड वैल्यू जो होगा वो एक यूनिकोड या स्ट्रिंग स्टोर करेगा ऑफ लेंथ 1 कैरेक्टर, है ना। और हर एक कॉलम का एक निकनेम देता है, जैसे कि फर्स्ट कॉलम का निकनेम हो जाएगा ए, सेकेंड कॉलम का निकनेम हो जाएगा बी, एंड थर्ड कॉलम का निकनेम हो जाएगा सी। इसको आप निकनेम बोलो या इसको की बोलो, की के हेल्प से आप पूरा कॉलम का डेटा एक बार में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, है ना, और फिर मैं आर प्रिंट करके देखता हूं, तो आप देखोगे कि आई कैन सी रिकॉर्ड ऑफ वैल्यूज, है ना, और ये क्या है, ये एक नमपाई एरे है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि जो की है या निकनेम है उसके हेल्प से मैं किसी की को एक्सेस करूं। तो अगर मैं आर ऑफ ए करता हूं तो आई कैन एक्सेस द फर्स्ट कॉलम, है ना, मतलब हर एक रिकॉर्ड का फर्स्ट वैल्यू। अगर मैं आर ऑफ बी करता हूं तो हर एक रिकॉर्ड का सेकेंड वैल्यू या सेकेंड कॉलम बोल सकते हो। पूरा जो डेटा है, टेबुलर डेटा है, उसका सेकेंड कॉलम मैं एक्सेस कर सकता हूं, या फिर हर एक रिकॉर्ड का सेकेंड वैल्यू मैं एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड एरे क्रिएट करते हैं। तो इवन दो जो नमपाई होता है वो होमोजीनियस डेटा को सपोर्ट करता है, आप हेट्रोजीनियस डेटा को आप स्टोर कर सकते हो, है ना, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉर्ड एरे, है ना। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। इसको हमने देखा था पिछले लेक्चर में किस तरीके से ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग लिस्ट जैसा बिहेवियर नमपाई एरे में पुट कर सकते हैं। उसमें हर एक आइटम्स अलग अलग ऑब्जेक्ट हो जाता है उस डेटा टाइप का। लाइक इंटीजर है तो इंटीजर का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फ्लोट है तो फ्लोट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हेट्रोजीनियस डेटा को भी अकोमोडेट कर सकते हैं। बट नमपाई इट लूज इट्स परफॉर्मेंस। जब हम चीज़ों को इस तरीके से स्टोर करते हैं ना, तो नमपाई अपना परफॉर्मेंस लूज कर देता है टू अकोमोडेट आवर रिक्वायरमेंट। अब आते हैं डेटा टाइप्स। ये सारे हमने देखा था पिछले लेक्चर में, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। ये सारे तरीके से भी नमपाई एरे क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, हमने एक लिस्ट बनाया और उस लिस्ट को नमपाई एरे में पास किया, और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करता हूँ, है ना, तो टाइप ऑफ एरे क्या है, इसका टाइप क्या है, नमपाई एरे। नमपाई एनडी एरे का ऑब्जेक्ट है, तो दैट इज व्हाट इट इज प्रिंटिंग, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करें, 2D मैट्रिक्स या 2D लिस्ट को हम लोग नमपाई एरे में कन्वर्ट करें। तो जब मैं टाइप प्रिंट कर रहा हूँ तो इवन 2D नमपाई एरे होता है, दैट इज ऑल्सो ए इंस्टेंस ऑफ नमपाई एनडी एरे, है ना। हर एक जो एरे होता है ना, दैट इज ए इंस्टेंस ऑफ नमपाई एनडी एरे। नमपाई एनडी एरे क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि पाइथन में एवरीथिंग इज ए ऑब्जेक्ट, है ना। और नमपाई एरे का डॉट एन डाइम करेंगे तो वो बताता है उसका डायमेंशन क्या है। इसका डायमेंशन 2 है, 2 डायमेंशन है ना। ये 2D मैट्रिक्स है, 2D एरे, तो इसलिए इसका डायमेंशन 2 है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। तो ऊपर वाला जो नमपाई एरे था ना, मैट जो नमपाई एरे था, उसका साइज जब मैं प्रिंट करूंगा तो इट विल गिव मी 9। साइज बताता है कि उसमें टोटल कितने एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे इसका डायमेंशन 3x3 है, बट साइज होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इज 9। शेप बताता है कि उसका क्या शेप है, तो इसका शेप है 3x3, 3 रो एंड 3 कॉलम। एंड डेटा टाइप बताता है कि इसका जो हर एक एलिमेंट है वो किस डेटा टाइप का है। यहाँ पे डेटा टाइप एसोसिएटेड है एरे से, क्योंकि हर एक एलिमेंट विल बी बिलोंगिंग टू ए सिंगल डेटा टाइप। और यहाँ पे सारे जो एलिमेंट है इट बिलोंग्स टू इंटीजर 64, मतलब इंटीजर ऑफ 64 बिट्स या इंटीजर ऑफ 8 बाइट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नमपाई एरे क्रिएट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, डेटा लिस्ट ऑफ लिस्ट है, मतलब 2D मैट्रिक 2D लिस्ट है। तो 2D लिस्ट को अगर हम लोग पास करेंगे तो इट विल आउटपुट 2D एरे, नमपाई का 2D एरे रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपकास्टिंग हो रहा है, क्योंकि कुछ वैल्यूज फ्लोट है, बाकी सारे वैल्यूज इंटीजर है। तो इंटीजर वैल्यू अपकास्ट होके वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जा रहा है। दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग डेटा टाइप एज फ्लोट 64, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ टपल से हम लोग नमपाई एरे क्रिएट करते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन, इसको हमने देखा कि यू कैन क्रिएट ए नमपाई एरे फ्रॉम ए लिस्ट, फ्रॉम ए टपल, फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ टपल, है ना। तो इस तरीके से हम लोग नमपाई एरे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज की चीज़ें सारी समझ में आई होगी। इसका सेकेंड पार्ट जिसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ इनबिल्ट फंक्शन जिसके हेल्प से और डिफरेंट तरह के हम लोग नमपाई एरे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये फिट हो जाए कि हाँ ये सारा स्ट्रेंथ होता है, ये सारे फंक्शनैलिटी होता है। एंड बेस्ड अपॉन प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट आप वो सारे फीचर्स का यूज़ कर सकते हो गूगल पे सर्च करके, है ना।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग इसका डिटेल्स देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, तो टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।